नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी साइकोलॉजी के जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में अपन साइकोलॉजी के 4 नंबर के प्रैक्टिस सेट के बारे में क्वेश्चन आंसर 4 नंबर के जो प्रैक्टिस सेट है उसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। प्रत्येक सेट में दोस्तों अपन रीड परी के हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि रीड परी के हिसाब से ये सीरीज चला रखी है, लेकिन रीड परी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों अपन प्रत्येक वीडियो में 30 क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे रीट परी का जो एग्जाम होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं साइको से संबंधित, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो अपन उसी पैटर्न में इन वीडियोज में क्वेश्चंस देख रहे हैं और उसी क्वेश्चंस का पैटर्न भी वही है, यानी कि जिस तरह के क्वेश्चन उस पेपर में आते हैं उसी पैटर्न के आधार पर इसमें क्वेश्चन है। चलेगा दोस्तों, इस 4 नंबर के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई। अब क्वेश्चन को साइको में मेन यही होता है कि क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं तो आप उसका सही आंसर दे सकते हो। मेन तो लैंग्वेज को क्वेश्चन अगर अपन समझ में आ गया तो अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि लिखावट में कठिनाई। अब लिखावट में जिसे कठिनाई होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं दोस्तों डिसग्राफिया के नाम से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? ऑप्शन ए, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। ऑप्शन बी है, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। और ऑप्शन डी है, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन के बारे में, ना कि रचनात्मक। ये दो प्रकार के होते हैं, रचनात्मक और योगात्मक। यहाँ पे बात की जा रही है योगात्मक मूल्यांकन की। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन डी राइट होगा, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। और जो फाइनल जो आकलन किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? योगात्मक आकलन के नाम से। आगे बढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। हावर्ड गार्डनर के अनुसार इनमें ऑप्शंस में से उनकी बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रकृतिवादी बुद्धि। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं कि 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ हैं। अवधारण गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, उपरोक्त सभी। यानी कि 2 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि उनके अवधारण गठन में सुविधा होगी, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होगी और संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है। जैसे ए है, मतलब 2 व्यक्ति हैं ए और बी। तो ए न केवल यह पूछ रहा है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। और फिर आता है बी ने कहा उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा फर्क की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच, अवधारणा मानचित्रण। यानी कि एक अध्यापक है और छात्र ए और बी को वो कुछ करने के लिए, कुछ एक्टिविटी करने के लिए बता रहा है। और वो एक्टिविटी क्या है दोस्तों? ए ने तो की है, न केवल ये पूछ रहा है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। ये एक्टिविटी तो है ए की, यानी कि एक्टिव ए जो कोई कार्य करता है तो उस कार्य को वो कंप्लीट ही नहीं करता, बल्कि उस कार्य के बारे में वो ये भी जानना चाहता है कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। तो वो छात्र ए ऐसी सोच वाला है कि कोई भी काम कंप्लीट करता है तो ऐसे पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। और छात्र बी है जो उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा फर्क की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन दोनों की गतिविधियों से एक अध्यापक क्या बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आलोचनात्मक सोच की।
यानी कि दोनों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने का प्रयास कर रहा है एक अध्यापक। आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को, फिर खाली स्थान दे रखा है, नियमित कक्ष में शिक्षित करना। यानी कि क्वेश्चन ये है कि समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को कितने समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन ये है। अब ऑप्शन है इसके सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। तो विशेष आवश्यकताओं वालों को कैसे शिक्षित करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा समय। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह उदाहरण है आगमनात्मक तर्क का, निगमनात्मक तर्क का, अवधारणा मानचित्रण, परिकल्पना परीक्षण। यानी कि एक शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो यह उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, परिकल्पना परीक्षण का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईड पर आच्छद रखता है, यह कहलाता है। अब यह क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ईगो ईड पर आच्छद रखता है, मतलब इसका मतलब यह है कि जो ईगो है वो ईड पर भारी पड़ता है, यानी कि ईगो ईड पर अपना प्रभाव डालता है। तो यह क्या कहलाता है? सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व और दबाव। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दबाव। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित हैं। हैंस आई जेंक, आर.बी. केटल, गार्डन आलपोर्ट, कार्ल रोजर्स। अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता व्यक्तित्व का प्रकार किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंस आई जेंक ने। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है, इनकी मोटिवेशन के बारे में? तो ऑप्शन में से अपन को वो सही ऑप्शन चूज करना है जिसमें मोटिवेशन का सही प्रभाव है, इनकी वो सही उदाहरण है। ऑप्शन ए है छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। ऑप्शन बी है छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। और ऑप्शन सी है छात्र सी वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। और ऑप्शन डी है छात्र डी कड़ी मेहनत करता है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करता है। तो इनमें से ऑप्शंस में से अपन को बताना है कि यानी प्रेरणा मोटिवेशन का सही उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है दोस्तों छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक भी प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, उपरोक्त कोई भी नहीं। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने आप में एक अंत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम और द्वंद्व। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिमागी आरोग्यता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है।
एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। प्रतिकरण, परिमेयीकरण, प्रतिगमन और दमन। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, परिमेयीकरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित हैं। ऑप्शन है क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, अन्य कारक। अब यहाँ पे संगठन की बात की जा रही है, तो संगठन, सीधी सी बात है, संगठन से किस चीज का विकास होगा? तो संगठन क्या है दोस्तों? वो हो जाएगा फिर सामाजिक कारक। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक कारक। आगे बढ़ते हैं। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। निम्न स्थितियों में से समायोजन को बढ़ावा देती हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? विश्लेषण, संप्रयोग, समझ और ज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संप्रयोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन, मापन, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकलन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? स्मरण करना, बोधगम्य करना, चिंतन करना। यह है अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है बोधगम्य करना, स्मरण करना, चिंतन करना। और ऑप्शन सी है चिंतन करना, स्मरण करना, बोधगम्य करना। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। सही क्रम बताना है अपन को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मरण करना, बोधगम्य करना और चिंतन करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है स्कूल से बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन बी है परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना। ऑप्शन सी है अधिगम को रटना विधि से सुविधाजनक बनाना चाहिए। और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम को रटना विधि से सुविधाजनक बनाना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं एडलर, आल्पोर्ट, फ्रायड, केटल। जो व्यक्तित्व की 16 कारक मापनी बनाई थी वो देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बच्चों के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ऑप्शन ए है अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित। ऑप्शन बी है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। ऑप्शन सी है आंशिक रूप से विकसित। और ऑप्शन डी है बेतरतीब ढंग से विकसित। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है।
प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों। यानी कि एक बच्चा है जिसमें विशेषता है, उसमें जैसे कोई भी एक विशेषता है, जैसे उसकी मौखिक क्षमता अच्छी है या फिर उसकी लिखित क्षमता अच्छी है, कोई भी एक उसमें एक विशेष मतलब विशेषता है, तो वो विशेषता बाद की उम्र में भी रहेगी। यह किस बयान पर जोर देता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आनुवांशिकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, इनमें से कोई नहीं। उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम का नियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के द्वारा मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस संवर्ती को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुकूलित उत्तेजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है थार्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमैन संकेत अधिगम, कोहलर अधिगम सिद्धांत। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं। यह कौन से सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है समावेश, समायोजन, संतुलन, ज्ञान विघ्न। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं या अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतुलन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? ऑप्शन ए, आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। ऑप्शन बी है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। ऑप्शन सी है क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना। और ऑप्शन डी है एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र यानी कि 9 साल के आसपास है, कक्षा 3 का छात्र विकास के किस चरण में मेल खाता है? ऑप्शन ए है शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता। ऑप्शन बी है परिश्रम बनाम हीनता। ऑप्शन सी है नेतृत्व बनाम अपराध। और ऑप्शन डी है अंतरंगता बनाम अलगाव। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का सामाजिक विकास 8 चरणों में होता है और उन्हीं 8 चरणों में से कक्षा 3 का छात्र जिसकी उम्र 9 साल के आसपास है, वो किस चरण के साथ मेल खाता है, इनकी किस चरण का होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिश्रम बनाम हीनता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक मानकीकृत परीक्षण है। ऑप्शन बी, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। और ऑप्शन सी है, कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित हैं। और ऑप्शन डी है छात्र के प्रदर्शन की व्याख्या ऑप्शन डी है छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है।
वीडियो कैसा लगा दोस्तों। वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की, जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ऑप्शन पढ़ता हूँ और डायरेक्टली आपको आंसर बताता चलता हूँ। आप कोशिश करना दोस्तों, वीडियो को पॉज करके या फिर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा और आप अपने मन में भी आंसर सोचिएगा। उसके बाद जो सही आंसर होगा वो आपके सामने आ ही जाएगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और सभी क्वेश्चन दोस्तों ये आए हुए क्वेश्चन है, जैसे CTET या फिर किसी और भी जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।